इवनिंग डियर स्टूडेंट। हम लोगों ने इससे पिछले सेक्शन में फ्लक्स का स्टडी किया है। अब हम लोग गॉस थ्योरम पे जा रहे हैं। गॉस थ्योरम में जाने के बाद हम लोग फ्लक्स को और अच्छे से समझ सकेंगे। तो आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गॉस लॉ का स्टेटमेंट समझ लें और उसके बाद उसका एप्लीकेशन। It states that the flux of net electric field states that the flux of the net electric field through a closed surface equals the net charge enclosed by the surface divided by epsilon naught. It states that the flux of net electric field through a closed surface equals the net charge enclosed by the surface divided by epsilon naught. Mathematically, it is given by charge enclosed by epsilon naught। ये आपका गॉस लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये जो सर्कल है ये क्लोज सरफेस को बताता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू all the charges well inside the Gaussian surface as well as outside it। यहाँ पे जो ये E है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस वेल इनसाइड द गॉसियन सरफेस एज वेल एज आउटसाइड इट। और यहाँ पे जो
ये है नेट चार्ज enclosed by the Gaussian surface only. Gaussian surface only. इसमें जो है मैं अगर इसको एक एग्जांपल से बताऊं, मान लिया जाए ये एक क्लोज सरफेस है जिसको हम लोग गॉसियन सरफेस कह रहे हैं। इसके अंदर है चार्ज Q1, ये माइनस Q2, ये प्लस Q3, ये Q4, ये है Q5। हमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो यहाँ पे एक स्मॉल एरिया लेंगे। ध्यान रखना है जो क्लोज सरफेस जो है वो किसी चार्ज से पास नहीं करना चाहिए, डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल से। कंटिन्यूअस चार्ज से पास हो सकता है। तो यहाँ पे मान लिया जाए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू ऑल द चार्जेज वेल इनसाइड द गॉसियन सरफेस एज वेल एज आउटसाइड इट। इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है इसके चलते तो है ही, साथ साथ इस दोनों का भी कंट्रीब्यूशन है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन नेट चार्ज जो है उसमें ओनली वह चार्ज आता है जो गॉसियन सरफेस के इनसाइड होता है। ये नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस है, इसमें Q4 और Q5 कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। दूसरी बात है, जो आपका जो फ्लक्स है ये लेफ्ट हैंड साइड फ्लक्स है। फ्लक्स इक्वल टू होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें चार्ज का लोकेशन क्या है, इससे फ्लक्स इंडिपेंडेंट है। Flux is independent of the charge, the location of the charge inside the Gaussian surface. हम चार्ज को अगर डिस्प्लेस करेंगे तो फ्लक्स में कोई चेंज, नेट फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। ओके अब आते हैं गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एनी क्लोज सरफेस। But it is easily calculate electric field in case of symmetry. But it is easily calculate electric field in case of symmetry. Symmetry का मतलब यह हुआ, symmetry का मतलब क्या हुआ उसको अगर समझना चाहते हैं तो हम लोग समझ सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं EDA cos थीटा
इक्वल टू चार्ज इनक्लोज। ई का वैल्यू गॉसियन सरफेस पे कांस्टेंट होना चाहिए और थीटा का वैल्यू आइदर हर एक पॉइंट पे 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो। अगर ये फुलफिल करता है तो उसको हम लोग कहेंगे सिमेट्रिकल केस। गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए और थीटा का वैल्यू आइदर 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो। जब ये केस को सेटिस्फाइड करेगा तो हम उसको कहेंगे सिमेट्रिकल केस। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। एक पॉइंट चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है और इस स्फीयर का रेडियस r है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम देखें डायरेक्शन ये होगा और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन ये होगा, मतलब थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है। कहीं पे आप लें, यहाँ पर भी लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा और डीए का डायरेक्शन ये होगा रेडियली आउटवर्ड। थीटा अगेन 0 है। दूसरी बात है ये इस पॉइंट यहाँ से पॉइंट चार्ज से इसका भी डिस्टेंस r है, यहाँ से ये भी डिस्टेंस r है। तो दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी जो है यहाँ पर भी थीटा 0, यहाँ पर भी थीटा 0। तो ये जो आपका गॉसियन सरफेस है ये सिमेट्रिकल है, मतलब एस्फेरिकल कह सकते हैं इसको, एस्फेरिकल सिमेट्रिकल। गॉसियन सरफेस यहाँ पे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर यहीं पे एक स्फीयर लें हम और इसके सेंटर पे नहीं रख करके चार्ज को हम, ये सेंटर है, चार्ज को हम यहाँ रखें तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, लेकिन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा रेडियली आउटवर्ड होगा। यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो रेडियली आउटवर्ड होगा और एरिया वेक्टर भी यहाँ पे डीए ये होगा। तो यहाँ पे थीटा 0 है, लेकिन यहाँ पे थीटा 0 नहीं है, तो ये सिमेट्रिकल केस नहीं है। तो अगर चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो हम लोग इजीली मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं हो सकता। हाँ, कैलकुलेट तो हम कर सकते हैं, लेकिन इजीली मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। इजीली अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम लोग को सिमेट्रिकल केस चूज करना पड़ेगा। हम लोग को गॉसियन सरफेस ऐसा लेना होगा जो वो सिमेट्रिकल हो। तो जब सिमेट्रिकल हम गॉसियन सरफेस लेते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। तो अब हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन पे आते हैं। आपके जो सिलेबस में है, पहला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज। ये मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज
तो मान लिया जाए ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और हम इस पॉइंट पे हम निकालने जा रहे हैं, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे जो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है। ये पी पॉइंट इस लाइन चार्ज के काफ़ी करीब है, तो आप इसे इन्फानाइट लार्ज आप समझें तो ज़्यादा बेटर है। इसको हम प्लस इन्फिनिटी कर रहे हैं, इसको माइनस इन्फिनिटी कर रहे हैं। मतलब हमारा जो लाइन चार्ज है वो काफ़ी लार्ज है। काफ़ी लार्ज का मतलब हुआ ये जो पी पॉइंट है ये आर के कंपैरिजन में इसका जो लेंथ है काफ़ी अधिक है। अगर आर के कंपैरिजन में इसका लेंथ काफ़ी अधिक होगा तो हम लोग इसको कह सकते हैं इन्फानाइट लाइन ऑफ चार्जेस। अब हमको यहाँ से आर डिस्टेंस राइट भी चूज कर सकते हैं और आर डिस्टेंस लेफ्ट भी चूज कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरह से एक गॉसियन सरफेस चूज करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम इट और लाइन चार्ज पे परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा। इधर भी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, लाइन चार्ज पे परपेंडिकुलर होगा। अगर हम P पॉइंट पे निकालना है तो यहाँ पे स्मॉल एरिया लेंगे तो इसका DA वेक्टर जो होगा वो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 होगा। कहीं पर भी लेंगे तो थीटा का वैल्यू 0 होगा। यहाँ पे अगर आप स्मॉल एरिया एलिमेंट लोगे तो DA वेक्टर ये होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है, ये 90 डिग्री है। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर आप देखें एरिया वेक्टर जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर है, और ये जो हमने सिलेंडर का लेंथ लिया है ये लेंथ हमने L लिया है, और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो हमारा जो ये गॉसियन सरफेस हुआ ये सिमेट्रिकल सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है जिसमें दो फ्लैट सरफेस है, दो फ्लैट सरफेस है और एक कर्व सरफेस है। तो अगर हम लोग नाउ यूजिंग गॉस लॉ चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E डॉट dA इंटीग्रेशन फॉर कर्व सरफेस, दो फ्लैट सरफेस है, E डॉट dA फ्लैट सरफेस प्लस E डॉट dA फ्लैट सरफेस इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कर्व सरफेस के लिए जो हमारा EDA, तो EDA के बीच का एंगल 0 है, तो ये हो जाएगा आपका EDA cos 0 प्लस फ्लैट सरफेस से फ्लक्स 0 होगा, इस फ्लैट सरफेस से भी 0 होगा, चार्ज इनक्लोज्ड लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा
तो दोनों फ्लैट सरफेस के लिए तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, ये यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, का कि थीटा 90 है। ये एल लेंथ का जो गॉसियन सरफेस है कितना चार्ज इनक्लोज करेगा, तो लेमडा यूनिट लेंथ पे इतना चार्ज है, तो इस सिलेंडर का लेंथ है एल बाय इप्सिलॉन नॉट। तो हर एक पॉइंट पे ई का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो ई को बाहर ले लेंगे और डीए का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये हो जाएगा कर्व सरफेस का जो है एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल लेमडा एल बाय इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एल एल आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा ये हो जाएगा लेमडा बाय 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो यहाँ पे लाइन अगर ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ और हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है यहाँ पे इन केस ऑफ लाइन चार्ज। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इन वेक्टर फॉर्म ये होगा लेमडा बाय 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर और ये हो जाएगा एन कैप। एन कैप का मतलब है इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज होगा, या गॉसियन सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारा एप्लीकेशन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज। अगर इसका हम ग्राफ देखें ये R है, y एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिया है, तो R जितना स्मॉल होगा, अगर R 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी होगा, और R जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये हो जाएगा फॉर ए लाइन चार्ज, फॉर ए लाइन चार्ज। अब हम लोग इसके सेकेंड एप्लीकेशन में आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड due to infinitely thin sheet of charges of uniform surface charge density sigma. Electric field due to infinitely thin sheet of charge. ये जो सीट है ये हम लोग समझेंगे चार्ज से मिल के बना हुआ है, और चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द गिवन एरिया। अब इस सीट से आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे हमको फील्ड निकालना है। ये है पी पॉइंट पे हमको फील्ड निकालना है।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्मॉल एरिया लेंगे और यहाँ से हम इस शीट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। शीट से P का डिस्टेंस ये R है और यहाँ से इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है। मतलब शीट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R राइट भी हो सकता है, शीट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेफ्ट भी हो सकता है। शीट इस तरह से है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस तरह से होगा। यहाँ पे हम स्मॉल एरिया, ये टोटल एरिया A है और ये स्मॉल एरिया को हम DA कर रहे हैं, तो ये जो है आपका DA वेक्टर है, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है। उसी तरह से ये शीट पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द शीट होगा और यहाँ पे हम स्मॉल एरिया लेते हैं, ये एरिया DA है, तो यहाँ पर भी थीटा का वैल्यू 0 है। टोटल ये एरिया A है और अगर हम देखें तो A का जो प्रोजेक्शन हम देंगे शीट पे, ये भी कितने एरिया को इनक्लोज करेगा, तो ये भी A एरिया को इनक्लोज कर रहा है। तो अगर हम कर्व सरफेस पे देखें, यहाँ पे अगर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लें कर्व सरफेस पे, तो इसका DA होगा ये और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। तो कर्व सरफेस से फ्लक्स जो है वो तो 0 होगा। तो हम लोग यूज करते हैं यूजिंग गॉस लॉ, E dot DA over the curved surface is equal to charge enclosed by epsilon naught। अब आइए दो फ्लैट सरफेस है, ये होगा E dot DA, ये फ्लैट सरफेस हुआ। दूसरा फ्लैट सरफेस है E dot DA, ये फ्लैट सरफेस हुआ, प्लस E डॉट DA कर्व सरफेस होगा, इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा जो फर्स्ट फ्लैट सरफेस के लिए होगा ये होगा EDA cos 0, दूसरे फ्लैट सरफेस के लिए भी होगा EDA cos 0 प्लस कर्व सरफेस के लिए 0 चार्ज इनक्लोज्ड बाय डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो यहाँ से R डिस्टेंस है, सभी पॉइंट R डिस्टेंस है, तो E तो कांस्टेंट हो गया और DA का मैग्नीट्यूड A हो जाएगा, ये हो गया EA, इसका भी हो जाएगा EA प्लस 0 इक्वल टू सिग्मा। चार्ज पर यूनिट एरिया पे इतना चार्ज है, तो इस शीट के कितने चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, A एरिया को, तो सिग्मा इंटू A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा आपका 2EA इक्वल टू सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट। A कैंसिल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये R से इंडिपेंडेंट है, दैट इज दिस रिजल्ट is independent of R,
that is electric field is uniform. Close to the seat. वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सीट पे परपेंडिकुलर होगा। अगर हम कह रहे हैं सीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। और ये होगा सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर आउटवर्ड along unit vector along normal to the surface outward. दूसरी बात आप यहाँ देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आर से इंडिपेंडेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पे पावर 0, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। तो थीन सीट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, और ये जो होगा सीट पे परपेंडिकुलर होगा, इधर भी परपेंडिकुलर होगा, इधर भी परपेंडिकुलर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका यूनिफॉर्म होगा। कितना टाइम है देखो बेटा। ये आपका कंडक्टिंग प्लेट है जिसमें कुछ थिकनेस भी है। इस पे अगर हम चार्ज देंगे तो चार्ज जो है दोनों तरफ आएगा, और हमको इसके नियर पॉइंट पे निकालना है। मान लीजिए पी पॉइंट पे हमको फील्ड निकालना है, इसके सरफेस से इधर या इधर। हम राइट हैंड साइड निकाल रहे हैं मान लीजिए, तो अगर पी पॉइंट पे हमको फील्ड निकालना है यहाँ से आर डिस्टेंस पे, तो हम इसके अराउंड जो है एक स्मॉल एरिया ले रहे हैं। हम जानते हैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये अगर इसका थिकनेस हम कहें T है तो यहाँ पे R जो है वो T के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉल है। R जो है वो इसके थिकनेस के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉल है। इट मीन्स R इज़ वेरी क्लोज टू द कंडक्टिंग सरफेस। हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो वेरी क्लोज टू द कंडक्टिंग सरफेस निकाल रहे हैं। तो अगर हमने R इधर लिया तो इधर भी R लेंगे, और इधर भी एरिया हमने इसका एरिया A ले रहे हैं, तो यहाँ से अगर इस पर प्रोजेक्शन डालेंगे तो इस तरह का बनेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, कंडक्टिंग प्लेट पे परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कंडक्टिंग सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। हम यहाँ पे स्मॉल एरिया DA ले रहे हैं। टोटल तो एरिया A है, ये जो स्मॉल एरिया है हम DA ले रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 होता है, तो यहाँ से तो फ्लक्स भी 0 होगा। अब बचा इसके कर्व सरफेस पे, तो यहाँ पे अगर एरिया एलिमेंट हम लेंगे तो एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन होगा इस तरह से, और फील्ड जो होगा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो ये हो जाएगा 90। तो कर्व सरफेस से भी फ्लक्स 0 होगा, और इनसाइड जो फ्लैट सरफेस है इससे भी 0 होगा।
तो हम लोग लिखते हैं नाउ यूजिंग गॉस लॉ, E डॉट डी ए इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। अगर हम इस सरफेस को 1 कहते हैं, इस सरफेस को 2 कहते हैं और एक है फ्लैट सरफेस, तो हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस 0 डिग्री सरफेस 1। दूसरा, यहाँ पे ई का वैल्यू 0 होगा, डी ए कॉस 0, मतलब ये जो है ई डी ए कॉस 0, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो इससे फ्लक्स 0 होगा। तीसरा है सरफेस जो वो है ई डी ए कॉस 90 डिग्री, तो ये भी 0 हो जाएगा। और अगर इसका एरिया ए है तो यहाँ पे कितने एरिया को इनक्लोज करेगा, ए एरिया को इनक्लोज करेगा। तो चार्ज जो होगा सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ए एरिया में इतना चार्ज होगा डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। तो दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0, ये दोनों 0 हो जाएगा। ई कांस्टेंट है तो ई को बाहर करेंगे तो डी ए का एरिया ए हो जाएगा प्लस 0, ये हो जाएगा सिग्मा ए बाई इप्सिलॉन नॉट। तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ये आ जाएगा सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट। इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी क्लोज टू द कंडक्टिंग सरफेस। ये भी यूनिफॉर्म है, दैट इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। हाँ, ये आर से इंडिपेंडेंट है। दूसरी बात, अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये होगा सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप क्या है, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो ये जो है आपका, ये है यूनिट वेक्टर, हाँ, आउटवर्ड यूनिट वेक्टर आउटवर्ड टू द सरफेस। यूनिट वेक्टर आउटवर्ड टू द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस कंडक्टिंग सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट। अब इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी विजुअलाइज कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। तो सेकेंड मेथड में अगर आते हैं तो हम लोग ऐसे सेकेंड मेथड कर सकते हैं। आप हम इसको 1 सरफेस कहते हैं, इसको सरफेस 2 कहते हैं, हमको इस पॉइंट पे निकालना है। तो हम लोग क्या सोच सकते हैं, ये जो कंडक्टिंग प्लेट है इसको हम समझ सकते हैं, इसको ऐसा समझ सकते हैं, इट इज़ मेड ऑफ थिन शीट ऑफ चार्जेस, इट इज़ मेड ऑफ 2 थिन शीट ऑफ चार्जेस। तो 1 के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा E1 और ये हो जाएगा सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। थिन शीट ऑफ चार्ज के चलते इतना होता है और 2 के चलते भी जो होगा वो होगा सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। क्या है कि हम लोग इस सरफेस को क्या ट्रीट कर रहे हैं, एज ए थिन शीट ऑफ चार्ज। तो 2 थिन शीट ऑफ चार्ज है, थिन शीट ऑफ चार्ज के चलते होता है सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P जो होगा वो हो जाएगा E1 प्लस E2। तो इसको ये आ जाएगा सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट।
हो गया बेटा? क्या